नवीन सर, लॉन्ग टर्म अपनी जगह, अभी की ताज़ा तस्वीर क्या है? क्योंकि ईयर टिल डेट निफ्टी ने 4% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। हाल फिलहाल मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, एफआईएस के फ्लोज अटक गए हैं। आप कैसे देख रहे हो तस्वीर? कैसा लग रहा है इंडियन मार्केट नियर टर्म के लिए? कई लोग कह रहे थे इस कैलेंडर ईयर का सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा, वो दरों में कटौती वगैरह। तो ऐसा है क्या कि ये बैक एंडेड ग्रोथ वाला साल है, अभी ग्रोथ आनी बची है, या मामला फंस गया है? जहां तक इंडियन मार्केट का अभी ग्रोथ का सवाल है, वो मेरे को लग रहा है कि इस साल ग्रोथ तो ठीक रहेगा। लास्ट ईयर का जो बेस है वो काफी सॉफ्ट है। क्वार्टर वन मुझे लग रहा है कि ग्रोथ लास्ट ईयर के बेस पे ठीक दिखेगा, क्वार्टर टू का भी ग्रोथ ठीक दिखेगा। तो उस हिसाब से इस साल के जो निफ्टी रिटर्न्स है वो मुझे लगता है कि 10% के करीब निफ्टी में रिटर्न बन सकता है। अ, और दूसरे हिसाब से अगर हम देखें कि अगर मार्केट में जो बाइंग सेलिंग की जो बिहेवियर है, उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे डॉलर स्टेबल हो गया है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफआई की बाइंग आती रहेगी। और मोर इम्पोर्टेंटली ये हुआ कि जो हिसाब से लास्ट ईयर जो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है, वो काफी हद तक रुक गया और यहाँ पे मतलब वैल्यू भी लोगों को दिख रहा है। तो अब इस साल ब्रॉडली देखा जाए तो लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, एफआईएस की बाइंग आती हुई दिखा रही है, तो डबल डिजिट रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा है इस साल। जब आप कह रहे हो इस साल, मतलब एक कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं अपन लोग? सॉरी, आवाज कट गया था। नवीन सर, जब आप इस साल कह रहे हो तो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं ना अपन, 2025 की 10% के रिटर्न्स? मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, कैलेंडर ईयर या आप मान के चलिए तो नेक्स्ट ईयर तक, भाई मार्च तक, तो मतलब मोटा ज्यादा ठीक है, तो मतलब अभी 3-4% हो चुके हैं। 8 से हाँ। आने वाला समय, आने वाली छमाई ज्यादा बेहतर होगी शायद इक्विटीज के लिहाज से, और समय तब अच्छा होगा क्योंकि भाव तो गुलाम है अर्निंग्स के। मतलब आप समझ मान के चल रहे हो इंडिया इंक परफॉर्मेंस यहां से सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रहा होगा, ऐसा मान रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट अर्निंग्स का होता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो वो होता है बीएफएसआई सेक्टर, वहाँ पे क्वार्टर फोर के हिसाब से क्वार्टर वन में अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में हमें मार्जिन स्टेबलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी और पूरे साल में अर्निंग्स की ग्रोथ 12-13% की आ सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट रिटर्न भी आप मान के चलिए कि वो ट्रैक करेंगे तो 10-12% का रिटर्न तो इजीली बन सकता है। अच्छा, नवीन जी, बाजार ने एक और पिछले 4-5 दिन से या फिर 10 दिन से बिहेवियर दिखाया, वो है पीएसयू बैंक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट। और बीते 10 दिन पीएसयू बैंक्स ने डोमिनेट किए अगेंस्ट प्राइवेट बैंक्स। ये डिफरेंशियल इन द प्राइस परफॉर्मेंस, इसका मूल कारण क्या नज़र आता है आपको? और अभी पीएसयूज में आपका इंटरेस्ट है क्या, पीएसयू बैंक्स में? इन जनरल अगर हम देखेंगे मार्केट में ओवरऑल जो सिचुएशन वो ये है कि ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो वो 8%, 10%, 11%, 12% यही नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये साल में 20-22% का ग्रोथ आएगा। तो अभी मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो दोनों फैक्टर देखने पड़ेंगे, ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा और वैल्यूएशन को भी देखना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम पीएसयूज को देखेंगे तो पीएसयूज में वैल्यूएशन कंफर्ट हमेशा रहता है। और अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा तो पीएसयू में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। तो जैसे पीएसयूज 1-1.5 साल से मतलब ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किए हैं, तो थोड़ा बहुत डीरेट भी हुए हैं। तो उस हिसाब से वहां पे थोड़ा बहुत आई वुड से कि रीअलोकेशन वापस हो रहा है। और इसके अलावा बाकी जो थीम्स थे पीएसयूज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ये सारी चीजें भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से पीएसयूज बेनिफिशियरीज होने चाहिए और रिटर्न्स पीएसयू में बनने की संभावना काफी अच्छी है। वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि पीएसयूज में लोग अलोकेट करके कोशिश कर रहे हैं कि इस साल वहां पे मार्केट को बीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है पीएसयूज पे, बट अगर मैं फाइनेंस स्पेस पे ही रहूँ तो नॉन लैंडिंग सेगमेंट में आपके तमाम ब्रोकिंग कंपनियां, आपके एक्सचेंजेस, आपके एएमसीज, आपके डिपॉजिटरीज, सब में स्ट्रॉन्ग मूव है। अभी आशीष और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में यही चर्चा कर रहे थे कि वीकली एक्सपायरी के दिन अगर इस प्रकार की वर्टिलिटी रही और बीएससी ऑप्शंस में अगर इस प्रकार का मूव रहा तो शायद अर्निंग्स को ड्राइव भी करे। और बाजार ने इस
Q4 नंबर्स पे थोड़ा बहुत जो स्कोप ऑफ एरर था वो दे भी दिया, ठीक है भाई, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को कम कर दिया गया है, तो ठीक है, वो एंजल वन के नंबर से विजिबल था, बाजार ने हाथों हाथ लिया भी उसको। क्या ये कैपिटल मार्केट थीम एक बार फिर अपने आप को किसी बड़े मूव के लिए प्रिपेयर कर रही है क्या नवीन जी? तो जो जहां तक कैपिटल मार्केट का थीम का सवाल है, वो स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पे अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज को देखें तो वहां पे वॉल्यूम्स का प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा ये स्पेस में प्राइसिंग के चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, राइट? तो ये स्पेस में मुझे लग रहा है कि कॉस्ट टू इनकम का प्रेशर ये साल बना रहेगा। इसके अलावा प्राइसिंग पे भी प्रेशर रहेगा, तो उस हिसाब से जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहां पे थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब असेट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसे एएमसीज हो गए, वहां पे लग रहा है कि मुझे अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठीक रहेगी, क्योंकि मार्केट के लेवल्स ठीक हो चुके हैं, कंसिस्टेंटली वहां पे इन्फ्लोज दिखे हैं, तो ईएम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। इसके अलावा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो का जो चैलेंजेस होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में थोड़ा सा कम होता है। तो उस हिसाब से वहां पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू ब्रोकिंग कंपनीज। इसके अलावा बाकी हम जो बेनिफिशियरीज है, जैसे सीडीएसएल और वो कंपनीज है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट अपटिक रह सकता है ओवरऑल रेवेन्यूज का। बट ओवरऑल जहां जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग है और स्टेबिलिटी ऑफ असेट्स है, वहां पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रोकिंग कंपनीज पे थोड़ा सा मैं कम फोकस करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग और कॉस्ट का प्रेशर बना रहेगा। अच्छा नवीन सर, ये अब तो सबसे बड़ा इवेंट अपने सामने खड़ा है फ्राइडे को, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा। अब वो इन्फ्लेशन की ऑफलेट चाल देख के कूल ऑफ जो इन्फ्लेशन है उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट तो लार्जली शायद फैक्टर्ड इन है, पर उसके बाद से ऑफलेट कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ लोग, एक तबका ये मानने लगा है कि शायद ग्रोथ को फर्दर पुश करने के लिए फ्रंट लोड कर दें, सीधे 50 बेसिस पॉइंट की तरफ आरबीआई या उसकी एमपीसी बढ़ सकता है। आप लोग किस तरफ टिल्ट कर रहे हो? आप किस कैंप को बिलोंग करते हो? जहां तक हमारा सवाल है, हमारा ब्रॉड व्यू यही है कि इस बार इस साल मतलब और थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो सिस्टम का जो लिक्विडिटी था वो करीब करीब 2 साल से सीरियस डेफिसिट में चल रहा था। तो वो चैलेंजेस काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। हमने रिसेंटली देखा कि मतलब सिस्टम का लिक्विडिटी थोड़ा सरप्लस में भी आया हुआ है। तो वो क्रिटिकल फैक्टर है। रेट्स 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसका ट्रांसमिशन में कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, वो उसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट कट आता है, लेकिन लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग रहेगी सिस्टम में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स मतलब ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो कोर सवाल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट का ही नहीं है, बट लिक्विडिटी मेंटेन करने का है, जिसके ऊपर आरबीआई का फोकस काफी ज्यादा है और वो बना रहेगा। शायद 50 बेसिस पॉइंट ना कट करे, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट कट करके लिक्विडिटी अच्छा मेंटेन करेगी, तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ इंप्रूवमेंट आने की संभावना ज्यादा रहेगी और वो फोकस आरबीआई का भी रहेगा। नवीन सर, ये शाम को कौन, पंजाब की बेंगलुरु? आप सवाल ही नहीं समझे, आईपीएल कौन जीत रहा है? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं तो न्यूट्रल हूँ इसके। क्योंकि मुंबई नहीं खेल रहा इसीलिए? दोनों टीम काफी अच्छे हैं, तो न्यूट्रल रहना बेहतर रहेगा। बोले दोनों तरफ मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है नवीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।